गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स, जो हमारी ये वीडियो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 50 प्लस एमसीक्यूज़ हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ये 50 प्लस एमसीक्यू करने के बाद कोई भी ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का टॉपिक नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और जैसे बाकी दो वीडियोज़ की तरह मैं इस वीडियो का भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी हम क्वेश्चंस कवर करेंगे उन सब की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि कैसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने कहीं और नहीं देखे होंगे, किसी की और वीडियो में ये क्वेश्चंस कवर हुए ही नहीं होंगे। इन क्वेश्चंस के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है। मैंने कुछ क्वेश्चंस खुद भी बनाए हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स थे, जो सीटेट हो गया या हमारा प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम था या केवीएस का एग्ज़ाम था, उनमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद डेवलप करे हैं जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में गिवन थी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECCE। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE की फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। What are the changes required to be made in RTE 2009 as per NEP 2020? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RTE 2009 में क्या चेंजेस बोले गए हैं करने के लिए NEP 2020 के द्वारा। तो इसका सिंपल आंसर है कि अरेंज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 18 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट। फर्स्ट ही इसका आंसर है कि जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है वो 6 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए करी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हमें 4 चीज़ें गिवन है और हमसे पूछा गया है कि कौन सी चीज़ रिकमेंड करी गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। पहला है मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ होना क्लास में, ये बोला गया है। दूसरा बोला है मोनोलिंगुअलिज्म। मोनो का मतलब सिंगल होता है, मतलब एक ही लैंग्वेज। अगला है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए। और एक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट है, मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में बोला गया है NEP 2020 में। मल्टीलिंगुअलिज्म वो होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ हो रहा है क्लास के अंदर, बच्चे कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं। इससे बच्चे को बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, क्लास का पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लर्निंग आउटकम फॉर फाउंडेशनल लर्निंग हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 डेवलपमेंट गोल्स। कह रहा है कि जो लर्निंग आउटकम्स है फाउंडेशनल लर्निंग के, उनको 3 डेवलपमेंट गोल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो हमें इसमें पहले 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा हुआ है कि कौन से सही हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है, चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व लर्नर्स एंड कनेक्ट विद देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व लर्नर्स, चिल्ड्रन इन्वॉल्व लर्नर्स हो जाएं, जो मतलब इन्वॉल्व लर्नर्स मतलब हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं जो हमारे बच्चे हैं। और कनेक्ट विद देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, और वो अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं इमीडिएट इन्वायरमेंट, जो उनके आसपास का इन्वायरमेंट है उससे। चाइल्ड मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फिर आगे कह रहा है, चिल्ड्रन शो पैसिव लर्निंग एज दे डोंट रेसिप्रोकेट। पैसिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि जहाँ बच्चा कुछ बोल नहीं रहा, बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, पैसिव लर्निंग हुई वो। पैसिव लर्निंग के अंदर क्या होता है कि सिर्फ टीचर ही अपना काम करता है, बोर्ड पे पढ़ाएगा और चला जाएगा, बच्चा कुछ नहीं करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। हमेशा बोला जाता है कि एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखते हैं, चिल्ड्रन बिकेम इफेक्टिव कम्युनिकेटर। तो इफेक्टिव कम्युनिकेटर बोला जाता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो, इन्वॉल्व लर्नर भी बोला जाता है, गुड हेल्थ के लिए भी बोला जाता है। तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो देखो, जहाँ पर भी थर्ड ऑप्शन दे रखा है, ये आप इस तरीके से भी आंसर निकालने का एक मेथड हो गया कि जब थर्ड ऑप्शन दे गया आप उसको वैसे ही क्रॉस कर दो। थर्ड ये है, यहाँ नहीं हो सकता। थर्ड यहाँ गिवन है तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड यहाँ गिवन है तो ये भी नहीं हो सकता। और हमने फाइंड आउट किया था कि हमारा फर्स्ट भी होगा, चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व लर्नर्स भी होगा, चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ भी होता है, और चिल्ड्रन बिकेम इफेक्टिव कम्युनिकेटर भी होता है। और हमने इसको वैसे भी फाइंड आउट कर लिया क्योंकि जहाँ जहाँ थर्ड था हमने उसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, तो एक ही ऑप्शन बच गया हमारा, फोर्थ ऑप्शन। यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि द FLN मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय। FLN मिशन को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? FLN मिशन को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इम्प्लीमेंट करेगी,
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन होती है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो होता है जो और अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन डेवलप करता है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है अदर कंट्रीज के साथ तो वो एक्सटर्नल अफेयर का काम हो गया। तो एक्सटर्नल अफेयर का एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम ही नहीं है। नीति आयोग, तो इसका आंसर हमारा नीति आयोग भी नहीं है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसका आंसर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा बच गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अच्छा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले बहुत कम लोगों ने सुना होगा, क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पहले जो नाम था वो MHRD था, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसी के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया, इसलिए हमारा आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द पिलर्स। हाउ मेनी पिलर्स डज NEP 2020 हैव? कह रहा है कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन पिलर्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कुछ पिलर्स पे बेस है, तो वो पूछा कि हमसे कितने पिलर्स हैं वो। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि टोटल 5 पिलर्स हैं, और मैं आपको पिलर्स के नाम भी बता देता हूं। जो 5 पिलर्स हैं वो कौन से हैं हमारे? पहला है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये हमारे 5 पिलर्स हैं जिसपे NEP 2020 की फाउंडेशन रखी गई है। तो आपको मैं ये समझा भी देता हूँ। एक्सेस का मतलब ये है कि सभी का एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन के लिए। इक्विटी का ये है कि सबके लिए बराबर हो, सबको मिले एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, सब अफोर्ड कर पाए ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, और किसी ना किसी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन पिलर्स। हाउ मेनी पिलर्स डज NEP 2020 हैव? तो 5 पिलर्स टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी। हमसे कह रहा है कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस चीज़ पे स्ट्रेस दे रही है? तो कंटेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए, बिहेवियरिस्टिक होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? क्या टेक्स्ट बुक सेंटर होनी चाहिए? कभी भी नहीं, टेक्स्ट बुक सेंटर के लिए कभी भी नहीं बोला। तो क्या सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए कि जो कंटेंट है उसी से रिलेटेड हो? नहीं। क्या बिहेवियरिस्टिक होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो कौन सी होनी चाहिए? एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंशियल के अंदर क्या आता है? एक्सपीरियंशियल के अंदर वो सब आता है, स्टोरी बेस्ड मेथड्स आते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड, स्टोरी बेस्ड मेथड, इंटीग्रेशन आती है अदर सब्जेक्ट्स के साथ, हैंड्स ऑन एक्टिविटी होती है। इसका मतलब यह है कि बच्चा खुद करके सीख रहा है, इसलिए एक्सपीरियंशियल इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, एक क्वेश्चन और रह गया, नीचे दे रखा था। यस, तो कह रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फेसिस ऑन। किस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में? लर्निंग फॉर एग्जाम्स के लिए? क्या सिर्फ एग्जाम देने के लिए जोर? कभी भी नहीं हो सकता है ये। रोट लर्निंग के लिए, रटने के लिए? कभी भी नहीं। सिर्फ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, सिर्फ प्रैक्टिस करें और बार बार उसी चीज़ को बार बार करे जाएं? नहीं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। In the context of assessment, what kind of report card for student has been proposed in national education policy? कैसा रिपोर्ट कार्ड बोला गया है? क्या रिपोर्ट कार्ड ऐसा बोला गया है कि रिपोर्ट कार्ड स्पेसिफाइंग रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू अदर्स के साथ कंपैरिजन करके? कंपैरिजन हमेशा मना किया जाता है कि किसी और बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना होता है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी वीकनेस होती है, हर बच्चे के अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो कभी भी हमें एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो तो ऐसे कर रहा है या उसने ऐसे किया, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि ये बच्चा किसी और चीज़ में अच्छा हो, वो बच्चा किसी और चीज़ में अच्छा हो, तो हमें कभी भी बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए एक दूसरे से। आगे लिखा है रिपोर्ट कार्ड्स ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन पेपर एंड पेंसिल टेस्ट। क्या सिर्फ पेपर एंड पेंसिल टेस्ट के लिए रिपोर्ट कार्ड हो? बिल्कुल भी नहीं। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। 360 डिग्री का मतलब है कि बच्चे की हर चीज़ उसके अंदर आए। बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर होगा। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, हर चीज़ उसके अंदर आनी चाहिए। फोर्थ है समेटिव यूनि डायमेंशनल रिपोर्ट। समेटिव का मतलब सिर्फ बच्चे से एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, तो ये भी नहीं। हमारा आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज पेडागोजिकल शिफ्ट फ्रॉम डैश टू डैश। कह रहा है कि NEP 2020 क्या कह रही है कि जो पेडागोजिकल शिफ्ट है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिविज्म से बिहेवियरिज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म तो हमारा था ही नहीं, तो उससे बिहेवियरिज्म कैसे हो जाएगा? रोट लर्निंग से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। वेरी गुड।
तो इसमें आंसर हो गया रोट लर्निंग। पहले हमारा रोट लर्निंग होता था, उससे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, हमारा सेकंड ही आंसर है, रोट लर्निंग से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और थर्ड हमसे कहा गया कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं, असेसमेंट फॉर लर्निंग से असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं, तो हमारा आंसर हो गया सेकंड। बढ़ते हैं आगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसिस ऑन, किस पे एम्फेसिस दे रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हो सकता है फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल बेस्ड लर्निंग पे दे रही हो, अभी पता नहीं, हम देखते हैं, चलो आगे। ओनली द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सिर्फ इस पे एम्फेसिस दिया जा रहा है कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, नहीं ये तो नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेशनल करिकुलम, बस इस पे हो कि भाई जो नेशनल करिकुलम है हमारा वो स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, स्टैंडर्ड एक बना दिया जाए, वो स्टैंडर्ड का होगा, उसमें ये चीज़ होंगी, तो ऐसा है नहीं, ऐसा भी नहीं है। मेजरमेंट ऑफ मेमोराइजेशन एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, मेजरमेंट ऑफ मेमोराइजेशन ऑफ एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन का मतलब ये हो गया कि बच्चा कितना रिमेंबर कर सकता है, मतलब याद कर सकता है, रट सकता है, ये तो रोट लर्निंग हो गई, इसके लिए तो सख्त मना किया जाता है, तो ये भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या बच गया? फर्स्ट, फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आगे है, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 असेसमेंट ऑफ लर्नर शुड इंक्लूड द प्रोग्रेस एज वेल एज यूनिकनेस ऑफ लर्नर इन, कह रहा है कि जो बच्चे की असेसमेंट है वो क्या इंक्लूड, उसके अंदर क्या होना चाहिए, तो हमसे इसके अंदर पॉइंट दिए कॉग्निटिव सोशल स्पिरिचुअल डोमेन्स, कॉग्निटिव और फिजिकल डोमेन्स, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन्स और फिजिकल साइकोलॉजिकल डोमेन्स। तो मैं आपको बताऊं, आपने जब साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो उसके अंदर हमारे 3 डोमेन्स ये होते हैं, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन। जो अफेक्टिव डोमेन होता है वो हमारा फीलिंग से रिलेटेड होता है, साइकोमोटर होता है वो फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड या एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, और कॉग्निटिव डोमेन आपको पता ही क्या होती है, तो हमारा थर्ड आंसर हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस, क्या प्रपोज कर रही है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम कर रही है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम कर रही है, एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग कर रही है। रोट लर्निंग पे कभी एम्फेसिस करा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, तो इसका मतलब हमारा थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग पे कर रहा है, चलिए देखते हैं अपना आंसर। जहां थर्ड है पहले हम वो थर्ड निकाल देंगे, यहां पर भी थर्ड है इसे निकाल दिया, यहां पर भी थर्ड है इसे निकाल दिया। अब हमारे 2 ऑप्शन बच गए, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट के अंदर है सेकंड और फोर्थ, मतलब इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए स्कूल करिकुलम की, बिल्कुल राइट है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फोर्थ है हमारा एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए। अब इसका मतलब अगर फर्स्ट नहीं है तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, और अगर फर्स्ट सही है तो फिर हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। अब हमें देखना है कौन सा है। रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम के बारे में NEP 2020 के अंदर गिवन है, NEP 2020 में बोला गया है कि रिडक्शन होनी चाहिए कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम में। इसका मतलब फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और फोर्थ भी सही है, तो हमारा आंसर हो गया थर्ड हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 टीचर्स विल बी एबल टू टीच लेसन्स इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू विच ग्रेड? हमें NEP 2020 के अंदर बोला गया है कि बच्चे को मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में 5th क्लास तक पढ़ाना ही पढ़ाना है, ये कंपलसरी है बिल्कुल। और एक बात और बोली गई है कि कंपल्शन ग्रेड 5 तक है, लेकिन प्रेफर करा जाए ग्रेड 8 तक, प्रेफर करा जाए ग्रेड 8 तक। इसका मतलब ये है कि 5th क्लास तक तो हर कीमत पर पढ़ाना ही पढ़ाना है बच्चे को मदर टंग में या फिर रीजनल लैंग्वेज में, लेकिन अगर हो सके तो कोशिश करी जाए कि अगर हो सके तो 8th क्लास तक भी उसे मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में, उसकी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए, प्रेफर करा जाए ग्रेड 8 तक, ठीक है। एज पर, ये थोड़ी टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे आएगा एज पर, इसकी जगह आएगा एज पर NEP 2020 फ्रॉम विच क्लास विल बी वोकेशनल एजुकेशन बी इंट्रोड्यूस्ड। देखिए, अगर आपने हमारा ये MCQ की वीडियो नहीं देखी होगी या फिर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आपके लिए बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि NEP 2020 में क्या गिवन है कि वोकेशनल एजुकेशन कौन सी क्लास से इंट्रोड्यूस करा जाए। तो NEP 2020 में गिवन है कि ग्रेड 6 से वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दी जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है विच कोर्स विल बी डिसकंटिन्यूड एज पर NEP 2020। तो NEP 2020 में गिवन है कि MPhil को डिसकंटिन्यूड कर दिया जाए,
देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो आपने ये वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको पता ही नहीं लगेगा। इज इट बाइंडिंग फॉर ऑल स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? बिल्कुल भी नहीं, नो, ये बाइंडिंग नहीं है। मतलब किसी भी स्टेट को फोर्स नहीं किया जाएगा कि उसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करना ही करना है, बिल्कुल फोर्स नहीं करा जा सकता, उसके अंदर गिवन है। लेकिन अगर स्टेट्स इसे इंप्लीमेंट करती हैं तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इसमें गिवन है। लिखा है व्हाट इज द एज ग्रुप कवर्ड इन द स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP, ये भी थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू सर्कुलर स्ट्रक्चर। जो न्यू सर्कुलर स्ट्रक्चर गिवन है उसके अकॉर्डिंग कौन से एज ग्रुप को कवर किया गया? तो फर्स्ट जो हमारा है 3 to 18 ईयर्स, इस एज ग्रुप को कवर किया गया है NEP 2020 में। अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ मच परसेंटेज ऑफ चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6 अकॉर्डिंग टू NEP 2020? तो NEP 2020 में गिवन है कि 6 साल की उम्र से पहले बच्चों का 85% विकास हो जाता है। इसी वजह से 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को लॉन्च किया गया है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर ऐसा था कि बच्चा 6 साल की उम्र के बाद स्कूल में बैठता था क्लास फर्स्ट में, लेकिन उन्होंने ये 5 ईयर्स जो किया ये 3 साल से 3 साल की उम्र से कर दिया है, क्योंकि बच्चे का जो 85% दिमाग का विकास है वो 6 साल की उम्र से पहले ही हो जाता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को बनाना बेहद ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं। NEP 2020 proposed that universal provision of quality early childhood care and education must be achieved by 2030. 2030 तक इसे हर कीमत पर अचीव कर लिया जाए। According to NEP 2020, all the students entering grade 1 will be school ready by 2030. 2030 तक हमारे जितने भी बच्चे ग्रेड वन में एडमिशन लेंगे या ग्रेड 1 में एंटर होंगे वो बिल्कुल स्कूल रेडी होंगे। स्कूल रेडी का मतलब ये है कि उनकी जो बेसिक नॉलेज होगी वो स्कूल के लायक होगी, कि उन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश, थोड़ी बहुत हिंदी, उनकी होम लैंग्वेज हो वो आती हो। अगला क्वेश्चन, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 7 May 2016। कहा गया है कि किसकी चेयरमैनशिप के अंदर कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। तो देखिए लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन और लेट श्री TSR सुब्रमण्यम, लेकिन जो कमेटी फॉर इवोल्यूशन है, जहां पर भी हमारा ये वर्ड आ जाए कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वहां आंसर हमारा लेट श्री TSR सुब्रमण्यम है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन इवोल्यूशन कमेटी के TSR सुब्रमण्यम जी थे। इवोल्यूशन कमेटी के TS सुब्रमण्यम जी थे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, मैंने आपको पहले ही बताया था MHRD को रीनेम क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल, कितनी बार कर चुके हैं हम, कि द 10+2 स्कूल करिकुलम टू बी रिप्लेस्ड बाय 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर dash will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacities across higher education। किसको एपेक्स बॉडी बोला गया है? जो रिसर्च के काम होते हैं, फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी, जो रिसर्च के काम को देखेगी, तो इसको बनाया गया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर NEP 2020 पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन विल बी इंक्रीज फ्रॉम करंट 4.3% ऑफ GDP है ये, 4.3% ऑफ GDP टू 6% ऑफ GDP। जो हमारा एम है वो ये है कि हम इसे 6.6% ऑफ GDP कर दें। जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो सेंटर और जो स्टेट इन्वेस्ट कर रही हैं, वो अभी 4.3% कर रही हैं, और हम चाहते हैं, हमारा एम है कि उसे 6% ऑफ GDP कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स
in the higher education to improve the gross enrollment ratio from 26.3% to 50% by 2035। 2035 तक हमारा ये एम है कि 2035 तक जो हमारे हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट हो रहे हैं वो 26.3% से 50% हो जाए। तो इसका हमने जो एम किया है वो 2035 तक का किया है। नेक्स्ट है कि द NEP 2020 रिकमेंड्स द फंड टू बिल्ड नेशंस कैपेसिटी टू प्रोवाइड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। व्हाट विल बी द नेम ऑफ द फंड। एक फंड बनाया गया है जो किसके लिए है, जो गर्ल्स के लिए है, गर्ल चाइल्ड के लिए है और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए है। ये बनाया गया है ताकि सबको इक्वल एजुकेशन मिल सके। तो इस फंड का नाम क्या है, हमसे ये पूछा जा रहा है। क्या जनरल एम्प्लॉयमेंट फंड है, जनरल इंक्लूजन फंड है, जनरल प्रमोशन फंड है, जनरल एजुकेशन फंड है? कौन सा फंड है? ये है जनरल इंक्लूजन फंड। कौन सा है? जनरल इंक्लूजन फंड। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए, मेरू स्टैंड्स फॉर क्या बोला गया है? तो इसका आंसर हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। फर्स्ट ही इसका हमारा आंसर है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द टोटल GDP स्पेंड्स ऑन द रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया एट करंट टाइम। करंट टाइम में 0.69% हम इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसर्च और इनोवेशन के काम पर, जो कि बहुत कम है। ये 0.69% ऑफ GDP है। हम सिर्फ 0.69% खर्च कर रहे हैं अपनी GDP का रिसर्च एंड इनोवेशन पे, जिस पे कम से कम 2 से 4% होना चाहिए। USA में 2 पॉइंट कुछ % है, साउथ कोरिया के अंदर यही 4% से भी ज़्यादा है। तो देखिए हम कितना पीछे हैं। साउथ कोरिया में 4% हो रहा है, हम 0.69% कर रहे हैं। मतलब उनसे ये लगा लीजिए लगभग 8 गुना कम हमारा कम है उनसे 8 गुना। मतलब अगर हमारा 8 डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 8 गुना बढ़ाएंगे तो साउथ कोरिया के बराबर होगा। और साउथ कोरिया इतनी डेवलप्ड कंट्री है, वो फिर भी इतना ज़्यादा रिसर्च पर काम कर रही है और करना चाहिए हमें उनसे ज़्यादा, क्योंकि अभी हम इतने डेवलप्ड हुए नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर प्रपोज्ड। जो नेशनल असेसमेंट सेंटर प्रपोज्ड किया गया है NEP 2020 द्वारा, उसका नाम क्या है? क्या उसका नाम NTA है, नेशनल टेस्ट एजेंसी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसका नाम UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है? बिल्कुल भी नहीं। दीक्षा वो पोर्टल है जहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग होती है या टीचर्स को मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है FLN से रिलेटेड या फिर और किसी चीज़ से रिलेटेड। तो इसका आंसर हमारा परख है, PARAKH। अब क्वेश्चन है बहुत अच्छा। विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल डेवलप गाइडलाइंस फॉर द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। कौन गाइडलाइंस डेवलप करेगा गिफ्टेड चिल्ड्रन की एजुकेशन से रिलेटेड? तो इसका आंसर आप बताइए। नेशनल टेस्ट एजेंसी कभी हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर NCERT तो ज़रूर होगा, क्योंकि NCERT हर जगह गिवन है। इसका आंसर हमारा है NCERT एंड NCTE। यही हमारा आंसर है, यही इसकी गाइडलाइंस फ्रेम करेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 aims for universalization of education from preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio in school by 2030। क्या कह रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक 100% एनरोलमेंट रेशियो हो जाए। कब तक? 2030 तक। इसने अपना एम रखा है 2030 तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC एज पर NEP 2020। बच्चों बहुत क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं इससे रिलेटेड कि ABC की फुल फॉर्म क्या है। तो एकेडमिक बेसिक सर्टिफिकेट हो सकती है, एकेडमिक बेसिक सर्टिफिकेट कोई सेंस ही नहीं बन रही है एकेडमिक बेसिक सर्टिफिकेट, तो ये भी नहीं है। एनुअल बेसिक सर्टिफिकेट, मतलब एनुअल बेसिक सर्टिफिकेट क्या मतलब हुआ? इसको भी आप देखेंगे कि कोई फुल फॉर्म बनी ही नहीं रही है एनुअल बेसिक। एनुअल बैंक ऑफ क्रेडिट, क्या एनुअल बैंक ऑफ क्रेडिट कुछ हो सकता है? एनुअल बैंक ऑफ क्रेडिट स्टूडेंट से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, ये हमारा आंसर है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। By which year the minimum degree qualification for teacher is going to be a 4-year integrated B.Ed degree। क्या बोला गया कि कब तक ऐसा कर दिया जाएगा कि जो मिनिमम टीचर्स की क्वालिफिकेशन होगी वो 4 साल की B.Ed डिग्री होगी। ऐसा कब तक कर दिया जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा 2030। क्या होगा इसका आंसर हमारा? 2030।
हु वॉज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कंस्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग कमेटी, यही आ गया ना, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और जो हमारे इवोल्यूशन कमेटी के थे वो कौन थे, TSR सुब्रमण्यम जी, TSR सुब्रमण्यम जी, ठीक है। लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो हमारे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी थे। When did India adopt goal 4 SDG 4 of the 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जो ये SDG 4 है कि इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 ऑफ द 2030 एजेंडा। इसको कब इंडिया ने अडॉप्ट किया था? तो इसे अडॉप्ट किया गया था 2015 में, 2015 में। What is guiding light for National Education Policy 2020? कौन सी गाइडिंग लाइट है? रिच रिसोर्सेज ऑफ एशियंट एंड मॉडर्न इंडिया, रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक देखो कभी नहीं हो सकता, रिच हेरिटेज ऑफ एशियंट एंड एटर्नल इंडियन नॉलेज, रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन सूफी ट्रेडिशन। तो इसका आंसर हमारा कौन सा है? रिच रिसोर्सेज ऑफ एशियंट एंड मॉडर्न इंडिया, ये हमारा इसका आंसर है क्वेश्चन का। हाउ मेनी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मेंशन्ड इन द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020? कितने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मेंशन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? तो टोटल 22 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं मेंशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। हमारी जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी NEP का पार्ट 1, उसके अंदर मैंने लास्ट PDF में प्रोवाइड भी करवाया है आपको 22 के 22 गोल, 22 के 22 हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अगला क्वेश्चन है कि NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education. What is the name of ECC pedagogical framework? क्या नाम रखा गया? What is the name of ECC pedagogical framework? देखिए ECC आ रहा है तो लास्ट में ECC ज़रूर होगा। जिन जिन में ECC नहीं है उन्हें हटा देते हैं पहले हम। इसमें नहीं है तो इसे हटा दिया, इसमें नहीं है तो इसमें हटा दिया, इसमें नहीं है तो इसमें हटा दिया। कौन सा बच गया अब हमारा? सॉरी, ये लास्ट वाला इसमें है, इसमें है। या तो ये है हमारा आंसर या फिर ये है। अच्छा, ये NCPOE, अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं लेकिन बता देता हूँ। इसका आंसर हमारा सेकंड वाला है। सेकंड वाला क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। फिर आगे ECC, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। तो सेकंड हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है NEP 2020 प्रपोज्ड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ECC फॉर एज ग्रुप ऑफ, कौन से एज ग्रुप के लिए बोला गया है? कब तक के? मतलब चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 4, 4 साल के, 6 साल के, 5 साल के, 8 साल के, किसके लिए बोला गया है? आपको पता होगा कि हमारा स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। तो जो ये हमारा 5 वाला स्ट्रक्चर है ये सारा ECC के अंडर आ गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो गया हमारा? चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECC will also be introduced in the tribal dominated areas in all formats of alternative schooling in phased manner. What will be the name of schools? कह रहा है जो ECC है वो इंट्रोड्यूस करा जाएगा ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में, जहाँ ट्राइबल लोग ज़्यादा हैं। तो कह रहा है कि उसका नाम क्या रखा जाएगा? देखिए, किंडरगार्टन नाम कहाँ रखा गया है? जो हमारे शहरों में बोला जाता है KG क्लासेज, LKG, UKG, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, तो वहाँ पे रखा गया है। पाठशाला गाँव में बोला जाता था स्कूल्स को। आंगनवाड़ी अलग चीज़ है जो शहरों में ही बोला जाता है, जहाँ छोटे बच्चे, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, 2-2.5 साल के, उनको भी भेज दिया जाता है। तो ये भी शहरों में ही या फिर गांव में भी है आंगनवाड़ी। लेकिन हमारा जो नाम प्रपोज किया गया है वो है आश्रमशालाज। आश्रमशालाज हमारा नाम प्रपोज किया गया है ECC का ट्राइबल एरियाज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 proposed about highest priority of education system to achieve universal foundation literacy and numeracy in primary schools by the year। जो हमारा FLN लॉन्च किया है उसका ये है कि जो बच्चे 3rd क्लास तक जा रहे हैं वो FLN अचीव कर लेंगे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय 2025। ये हमारा डेडलाइन दे रखी है कि 2025 तक किसी भी कीमत पर अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्यूपिल टीचर रेशियो PTR अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने बच्चों पर एक टीचर होगा। ये एक जो दे रखा है, ये एक का मतलब है एक टीचर, और जो ये दूसरी साइड 30, 25, 35, 40 दे रखा है, इसका मतलब स्टूडेंट्स। तो कितने स्टूडेंट्स पर एक टीचर बोला गया है? यहाँ 30, 25, 35 और 40 दे रखा है। जो अभी गिवन है वो 40 बोला गया, 40
लेकिन जो NEP 20 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 है, 2020 इसमें प्रपोज किया गया है कि हमारा जो 30:1, 40 से इसे कम करके 30:1 कर दिया जाए, 30 बच्चों पर एक टीचर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज पीपल टीचर रेशियो एरियाज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स। जहाँ बहुत ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हैं, वहाँ NEP 2020 ने क्या बोला है, कितना रेशियो होना चाहिए? तो वहाँ होना चाहिए 25:1, मतलब 25 बच्चों पर एक टीचर या 25 से कम बच्चों पर एक टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NEP 2020 suggested school preparation module for all grade 1 students. What will be its duration? NEP 2020 ने सजेस्ट किया है कि स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल बनाया जाए ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स के लिए, और उसकी ड्यूरेशन क्या बोली है? उसकी ड्यूरेशन बोली है 3 मंथ्स प्ले बेस्ड, मतलब उसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए 3 मंथ प्ले बेस्ड ड्यूरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ डाटा है जो आपको अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बोला गया व्हाट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर ग्रेड 6 to 8 अकॉर्डिंग टू NEP 2020। छठी से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए बच्चों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अकॉर्डिंग टू NEP 2020 के द्वारा कितना था? ये था 90.9%, 90.9%। आगे व्हाट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर ग्रेड 9th to 10th, 9वीं से 10वीं का कितना है? 79.3%, 79.3%। अब हमसे बोला गया यही 11वीं 12वीं के बच्चों का, 11th 12th के बच्चों का कितना है? ये है 56.5%, 56.5%। आगे हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी स्कूल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 17 ईयर्स, 6 से 17 साल के कितने बच्चे ऐसे हैं जो वर आउट ऑफ द स्कूल, जो स्कूल में नहीं है, स्कूल में गए नहीं या फिर स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू 75th हाउस होल्ड सर्वे बाय NSSO इन 2017-18। 2017-18 में जो NSSO द्वारा नेशनल सर्वे हुआ गया था, उसके अकॉर्डिंग कितने बच्चे स्कूल में नहीं है 6 से 17 साल की उम्र के? तो इसका आंसर है 3.22 करोड़, 3.22 करोड़। अब हमारा लास्ट, इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा है, तो ये हमारी जो पूरी वीडियो थी कंप्लीट हो जाएगी। NEP 2020 suggested one of the best teaching learning approach to close the gap in achievement of learning outcomes while promoting experiential learning. What is the name of pedagogical approach? अब हमसे ये कह रहा है कि NEP 2020 में सजेस्ट किया गया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो उसके लिए कौन सी पेडागोजिकल अप्रोच बोली गई है? क्या वो लिटरेसी बेस्ड है? नहीं। न्यूमरेसी बेस्ड है? नहीं। नन ऑफ द अबव नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो इसका आंसर है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रमोटिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया बाइलिंगुअल अप्रोच विल बी कंप्लीटली रिमूव्ड। कह रहा है कि इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए बाइलिंगुअल अप्रोच, बाइलिंगुअल मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेज की जो अप्रोच है उसे कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम स्कूल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू NEP 2020 के द्वारा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही, कंप्लीटली करेक्ट है? क्या ये बिल्कुल गलत है? क्या ये पार्शली करेक्ट है या फिर ये पार्शली इनकरेक्ट है? तो मैं आपको बताऊं कि ये स्टेटमेंट कंप्लीटली इनकरेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला गया है। तो इसका आंसर है कंप्लीटली इनकरेक्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला गया है कि बाइलिंगुअल अप्रोच को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए स्कूल से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला गया। तो इसी के साथ हमारी जो 50+ क्वेश्चंस की ये वीडियो थी, ये हम कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस थे NEP 2020 के, जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए थे, वो मैंने सारे कवर करे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैं इसकी जो भी PDF होगी MCQs की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने हमारी पिछली 2 वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उनको भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो दोनों वीडियोस भी देख लेते हैं और उसके बाद ये 50 MCQ कर लेते हैं आप, तो आपका अगर चाहे 10 क्वेश्चंस पूछे, 5 क्वेश्चंस पूछे, 2 पूछे या 15 क्वेश्चंस NEP 2020 के पूछे, आपका एक भी मार्क्स नहीं घट सकता है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूर इसे देखिएगा। और इनके जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, इनको आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये 2 बार पढ़ने से ही याद हो जाएंगे। बहुत कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि बहुत रटना पड़ेगा आपको, तो बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो और आपको हमारे कंटेंट है जो आपको बेनिफिशियल लगा हो, तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।